अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर डवेसनवर है और 12th क्लास की फेडरल बायोलॉजी के अंदर हम बात कर रहे थे होम्योस्टेसिस के चैप्टर की। प्रीवियसली हमने ऑस्मो रेगुलेशन में देखा था कि क्या डिफरेंसेस हैं इस बुक के अंदर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन जैसे कि हमें पता है कि रिमूवल ऑफ केमिकल वेस्ट होता है फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, जो कि मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के अंदर बनते हैं। बॉडी के अंदर जब भी कोई काम होता है तो कुछ ना कुछ काम की चीज़ बनती है और कुछ ना कुछ वेस्ट बनता है, तो उस वेस्ट का रिमूवल जो है वो एक्सक्रीशन कहलाता है। मेनली हम जो बात करते हैं वो नाइट्रोजनस वेस्ट की करता है। Now this is a relationship between excretory product and the habitat। हमारे पास तीन मेन जो है वो excretory structures होते excretory products होते हैं, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। तो मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ कि ये डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो किस हैबिटाट में, किस एनवायरनमेंट में रहता है, पानी में रहता है, ज़मीन पे रहता है, तो उस बेसिस के ऊपर इनकी बॉडी के अंदर ये excretory प्रोडक्ट डिटरमिन होता है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर जो है ये मेन पॉइंट है। फॉर एग्जांपल अमोनिया वो एनिमल्स एक्सक्रीट करते हैं जो कि एक्वेटिक होते हैं, यूरिया वो एक्सक्रीट करते हैं जो दोनों एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं। तो दोनों एनवायरनमेंट में रहने वाले यूरिया एक्सक्रीट कर सकते हैं और यूरिक एसिड मेनली जो है ये टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एक्सक्रीट करते हैं। तो अमोनिया एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक और जो यूरिक एसिड है वो एक्सक्लूसिवली टेरेस्ट्रियल। ना अमोनिया जो है ये हाईली टॉक्सिक है, हमें पता है। बॉडी के अंदर रहेगा तो ये बॉडी की जो बॉडी फ्लूइड की जो पीएच है वो बढ़ाएगा। बढ़ाने का मतलब ये है कि ये बेसिक साइड पे लेके जाएगा। आपको पता है 0 से लेकर 14 है, ये बीच में 7 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो है ये आपका एसिडिक है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो है ये आपका बेसिक है, ठीक है। तो पीएच बढ़ने का मतलब ये है कि बेसिक साइड, क्योंकि अमोनिया बेस होता है तो ये बेसिक साइड के ऊपर पीएच को लेके जाएगा। बट खैर बॉडी की पीएच कम या ज़्यादा होना जो है ये बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। इट ऑल्सो इंटरफेयर्स विद मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट फंक्शन। जो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस चीज़ें मूव कर रही हैं उनके अंदर भी मसला होता है ये। अच्छा, इट इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर और ये मेम्ब्रेन को बहुत रैपिडली क्रॉस करती है। अच्छा, ये काम की चीज़ है यहाँ पे। अगर आपके पास 1 ग्राम नाइट्रोजन है जो कि अमोनिया के फॉर्म के अंदर है, तो उसको 500 मिलीलीटर ऑफ वाटर चाहिए होता है डिज़ोल्व होने के लिए, ताकि वो नॉन टॉक्सिक कंडीशन के अंदर आ जाए। यानी अगर आपके पास 1 ग्राम जो है वो नाइट्रोजन है अमोनिया की फॉर्म में, तो अभी ये टॉक्सिक है। आप अगर चाह रहे हैं कि ये नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट हो जाए तो आपको 500 ml वाटर यानी हाफ लीटर वाटर चाहिए होगा सिर्फ इस 1 ग्राम को डिज़ोल्व करने के लिए। तो ये इतनी ज़्यादा टॉक्सिक है। तो इनका कंपैरिजन दिया हुआ है तीनों का, तो ये कंपैरिजन आपने लाजमी याद रखना है। 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन अमोनिया की फॉर्म में अगर है तो 500 ml ऑफ वाटर है, ठीक है। ना कौन एक्सक्रीट करता है? मोस्टली फिशेस, चूँकि ये एक्वेटिक होती हैं। प्रोटोजोआ जो एनिमल लाइक होते हैं, स्पंजेस ये एनिमल हैं, सीलेंट्रेट्स ये एनिमल हैं, सारे एक्वेटिक हैं। अच्छा, जो एनिमल्स एक्सक्रीट करते हैं अमोनिया उन्हें अमोनोटैलिक कहते हैं। तो ये एक टर्म है जो कि सिन बोर्ड में नहीं दी हुई। यूरिया की अगर हम बात करें तो ये लेस टॉक्सिक है। अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ये कितना लेस टॉक्सिक है? 100,000 टाइम्स लेस टॉक्सिक है देन अमोनिया। अब इसकी अगर हम बात करें, 1 ग्राम नाइट्रोजन अगर आपके पास यूरिया की फॉर्म में है तो उसके लिए 500 नहीं बल्कि सिर्फ 50 ml ऑफ वाटर चाहिए होगा ताकि उसे नॉन टॉक्सिक लेवल के ऊपर आप लेकर आ सकें। तो जिनके पास इतना ज़्यादा वाटर नहीं होता वो फिर अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर लेता है। तो जो यूरिया एक्सक्रीट कर रहे हैं वो यूरियोटैलिक कहलाता है। यूरिक एसिड जो है उसकी अगर हम बात करें तो ये और लेस टॉक्सिक है, अमोनिया और यूरिया से बहुत ज़्यादा लेस टॉक्सिक है। 1 ग्राम नाइट्रोजन अगर आपके पास यूरिक एसिड की फॉर्म में है तो सिर्फ 1 ml ऑफ वाटर आपको चाहिए उसकी एक्सक्रीशन के लिए, ठीक है। तो जितना आप जैसे जैसे आप अमोनिया से यूरिया और यूरिया से यूरिक एसिड की तरफ आते जा रहे हैं, टॉक्सिसिटी जो है वो कम होती जा रही है और इसी वजह से वाटर की जो रिक्वायरमेंट है उसे एक्सक्रीट करने के लिए वो भी डिक्रीज़ होती जा रही है। 2 ग्रुप हैं जो कि जिन्हें मेजर वाटर लॉस का प्रॉब्लम है, वो ही एक्सक्रीट करते हैं। एक हमारे पास टेरेस्ट्रियल इन्वर्टिब्रेट्स हैं और एक वो वर्टिब्रेट्स हैं जो कि एग लेइंग है, ये यूरिया एक्सक्रीट करता है। तो ये कहलाते हैं यूरिकोटैलिक्स। एग लेइंग वर्टिब्रेट्स के अंदर आपके रेप्टाइल्स आ जाते हैं, आपके बर्ड्स आ जाते हैं, ठीक है। ये क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग। व्हाट डू यू थिंक? कार्बन डाइऑक्साइड जो कि यूरिया की फॉर्मेशन में चाहिए होती है, अमोनिया को जब आप यूरिया में कन्वर्ट करते हैं तो इसके लिए एक साइकिल होती है जिसे आप यूरिया साइकिल कहते हैं। वो नहीं दी हुई यहाँ पे, सॉरी, यूरिया में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये यूरिया साइकिल होती है, इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है। तो इन्होंने पूछा है वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है? ऑब्वियसली गैस एक्सचेंज से आती है। और एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाती है? तो वो लंग्स में जाती है, वहाँ से रिलीज़ हो जाती है। ना ह्यूमन्स एक्सक्रीट स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ यूरिक एसिड। अच्छा, हम मेनली जो है हम चूँकि टेरेस्ट्रियल हैं तो हम जो है वो यूरिक एसिड एक्सक्रीट नहीं करते। मेन जो हमारा प्रोडक्ट है वो यूरिया है। वी कन्वर्ट अमोनिया इनटू यूरिया, बट हम कुछ अमाउंट यूरिक एसिड का एक्सक्रीट करते हैं। लेकिन ये यूरिक एसिड जो है ये प्रोटीन के ब्रेकडाउन से नहीं आता, बल्कि हमारे पास जो न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए और आरएनए जब टूटते हैं तो उनसे जो न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं उनमें जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं उनके ब्रेकडाउन से जो है हमारे पास ये यूरिक एसिड बनता है जो कि हम एक्सक्रीट करते हैं। कितना है? खाली 1 ग्राम ऑफ यूरिक एसिड हमारे पास होता है जो कि हम एक्सक्रीट करते हैं पर डे। इंसानों की बात हो रही है यहाँ पे।
ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम है मेन का। तकरीबन सारी चीज़ें वही हैं जो कि आपको सिन बोर्ड के अंदर मिल जाएंगी, तो मैं बिल्कुल डिटेल में नहीं जा रहा। तो वही सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा, ठीक है। अच्छा, ये एक छोटा सा रेफरेंस, किडनी जो है वो दोनों साइड के ऊपर, ये तो हमें पता है वर्टिब्रल कॉलम के, लेकिन किस लोकेशन के ऊपर, तो 12 थोरैसिक वर्टिब्रा जो हमारे पास वर्टिब्रा होते हैं, वो शुरू के 7 जो हैं वो सर्वाइकल होते हैं, और उसके बाद जो है वो 12 जो है वो थोरैसिक होते हैं, जिनसे हर एक से रिब्स निकल के आती हैं। तो जो 12 थोरैसिक वर्टिब्रा है उससे लेकर यहाँ से स्टार्ट होती है किडनी, यहाँ से स्टार्ट होती है किडनी, और ये जाएगी कहाँ पे? अच्छा, 12 थोरैसिक वर्टिब्रा के बाद आएगी लंबर। तो पहले L1 आएगी, फिर L2 आएगी, और फिर L3 आएगी, तो L3 तक, ठीक है। 12 थोरैसिक वर्टिब्रा से 3rd लंबर वर्टिब्री तक जो है ये किडनी आपको मिल जाती है। बाकी वही है, यूरेटर है, यूरेटर जो किडनी से निकलने वाला पाइप है, इसका काम यूरिन को ट्रांसपोर्ट करना होता है। उसके बाद ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर लेकर आएगा, इसका काम स्टोरेज होता है। उसके बाद यूरिथ्रा है जो कि बाहर लेके जाएगा। देयर इज़ नो डिफरेंस ना, ये किडनी की जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पर बताया गया है, ये पहले एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। ये रीनल आर्टरी है जो कि ब्लड लेके जाएगी, रीनल वेन है जो ब्लड वापस लेकर आएगी। ये रीनल पेल्विस है जहाँ से जो है वो जो कि बेसिकली यूरेटर का अपर पोर्शन होता है जो थोड़ा सा डायलेट हुआ होता है। बाकी ये हाइलम है, ये एंट्री और एग्जिट पॉइंट है। ये काट के दिखाया हुआ है, ये आउटर रीजन आपको नज़र आ रहा है, कॉर्टेक्स, थोड़ी बेहतर डायग्राम है ये सिन बोर्ड से। ये इनर रीजन है जो कि पिरामिड शेप के अंदर है, दीज आर कॉल्ड मेडुला, ठीक है जी। थोड़ा सा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की बात करें तो वो साइंस जो कि स्ट्रक्चर, फंक्शन और डिजीज़ से रिलेटेड है, किसके? किडनी के, तो दैट इज़ कॉल्ड नेफ्रोलॉजी, ठीक है। तो नेफ्रोलॉजी जो है नेफ्रो कवर्ड किडनी के लिए इस्तेमाल होता है। तो नेफ्रोलॉजिस्ट जो होते हैं वो बेसिकली किडनी के साथ डील करते हैं। और जो लोअर पोर्शन है आपका किडनी के बाद वाला जो पोर्शन है, लाइक यूरेटर है, ब्लैडर है, तो वो यूरोलॉजिस्ट जो होते हैं वो बेसिकली डील करते हैं, यूरोलॉजिस्ट उससे डील करते हैं। बाकी किडनी के बारे में वही बात है, रेडिश ब्राउन ब्ला ब्ला ब्ला, फाइब्रस कैप्सूल है इसके ऊपर। अच्छा, ये एक छोटा सा पॉइंट है, लैटरल सरफेस जो है किडनी की वो कॉन्वेक्स है, और मीडियल सरफेस जो है वो डीपली कॉन्केव है। मीडियल जो है वो हम कहते हैं वो टुवर्ड्स द बॉडी होती है, और लैटरल जो है वो अवे फ्रॉम द बॉडी होती है। तो ये किडनी आपकी बॉडी के अंदर है, ये बॉडी का सेंटर है। तो जो सरफेस सेंटर की तरफ होगी ये वाली सरफेस, ये मीडियल है, और जो सरफेस सेंटर से अवे होगी वो कहलाएगी लैटरल। तो लैटरल सरफेस जो है उसके बारे में कह रहे हैं कि ये कॉन्वेक्स है, सो दिस इज़ कॉन्वेक्स, और जो मीडियल सरफेस है वो कॉन्केव है, सो दिस इज़ कॉन्केव, ठीक है। अच्छा, मीडियल सरफेस की जो कॉन्केविटी है, मीडियल डिप्रेशन जो बन रहा है उसकी वजह से एक हॉलो चेम्बर बनता है, जैसे रीनल साइनस कहता है। ये जो छोटा सा चेम्बर आपको नज़र आ रहा है बनता हुआ, दिस इज़ कॉल्ड रीनल साइनस, और इसी जगह पर एंट्री पॉइंट होता है, एंट्रेंस ऑफ द साइनस जो होती है वो बेसिकली कहलाता है हाइलम, या इसे हाइलस भी कहते हैं, जहाँ से आर्टरी अंदर जाती है, वेन बाहर आती है, और यूरेटर जो है वो लीव करता है, ठीक है। बाकी वही है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन की अगर हम बात करें तो नेफ्रॉन जो है वो फंक्शन यूनिट होता है किडनी का। 2 पार्ट्स होते हैं इसके, एक रीनल कॉर्पसल कहलाता है जो इनिशियल पार्ट होता है, और फिर एक रीनल ट्यूब्यूल है। डायग्राम अगर मैं दिखाऊं तो ये हमारे पास जो पार्ट है, ये पार्ट, दिस इज रीनल कॉर्पसल। इसके अंदर 2 चीज़ें आती हैं, एक बोमेंस कैप्सूल आता है जो कि ये चांद की तरह का स्ट्रक्चर है, और एक ही ग्लोमेरुलस आता है। ये दोनों मिलकर रीनल कॉर्पसल बनाते हैं, और इसके बाद का जो स्ट्रक्चर है वो रीनल ट्यूब्यूल कहलाता है, ठीक है। बाकी वही चीज़ें हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल है, लूप ऑफ हेनली है, डिस्टल ट्यूब्यूल है, कलेक्टिंग डक्ट है, वही चीज़ें सारी। इस डायग्राम के अंदर भी मेरे ख्याल में कोई आपको डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। वही है हमारे पास, ये आर्टरी है, ठीक है, इससे एफरेन आर्टेरियोल निकल रहा है, ये आगे जाकर ग्लोमेरुलस बनाएगा, उसके बाद यहाँ से निकलेगा एफरेन आर्टेरियोल, ठीक है। बाकी बोमेंस कैप्सूल के बाद ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल है मुड़ा हुआ, ठीक है, ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल है, ठीक है, ये लूप ऑफ हेनली है, और ये कलेक्टिंग डक्ट है। इतना पार्ट जो है आपका ये कॉर्टेक्स के अंदर होता है, नीचे वाला पार्ट जो है ये मेडुला के अंदर होता है, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन ये अलग से बुक के अंदर नहीं दिया हुआ सिन बोर्ड के अंदर, तो ब्लड सर्कुलेशन देख लेते हैं। तो कहानी स्टार्ट होती है आपकी, यहाँ पर अगर आप देखें तो एओर्टा से स्टार्ट होती है, ठीक है। एओर्टा जो है ये मेन पाइप है जो कि बॉडी को सप्लाई करता है। तो इस एओर्टा से ब्रांच निकल रही है, जैसे रीनल आर्टरी कह रहे हैं, तो ये रीनल आर्टरी एंटर होती है। रीनल आर्टरी ना अंदर जाने के बाद डिवाइड होती है इस तरह की आर्टरीज़ के अंदर, ये सेगमेंटल आर्टरीज़ कहलाती हैं। तो ये मल्टीपल डिवीजन्स होती हैं, और बहुत सारी डिवीजन्स के बाद जो है ना कहीं जाके आपका बनता है एफरेन आर्टेरियोल। तो रीनल आर्टरी थी, रीनल आर्टरी बहुत सारी ब्रांचेस देती है, और उसके बाद जाके बनता है एफरेन आर्टेरियोल। तो एफरेन आर्टेरियोल वो है जो ग्लोमेरुलस को सप्लाई करता है। ग्लोमेरुलस के बाद आपको पता है एफरेन आर्टेरियोल बनता है। एफरेन आर्टेरियोल फर्दर डिवाइड होता है कैपिलरीज में, उन्हें हम कहते हैं पेरिटिबुलर कैपिलरीज। पेरिटिबुलर कैपिलरीज जो है ये प्रॉक्सिमल और डिस्टल ट्यूब्यूल के अराउंड होती हैं।
इसके अलावा पेरिटिबुलर कैपिलरी से ब्रांच निकलती है जो कि लूप ऑफ हेनली को सराउंड करती है, वो वासा रेक्टा कहलाती है। तो ये हमारे पास ये एफरेंट आर्टेरियोल है, फिर ये ईफ्रंट है, ये दे रहा है पेरिटिबुलर कैपिलरीज। ये सारी जो आपको नज़र आ रही है पेरिटिबुलर कैपिलरीज है, और इनसे निकलने वाली ये जो आपको नज़र आ रही है ये पूरी जो नीचे जा रही है और ये वापस ऊपर आ रही है, दिस इज़ कॉल्ड वासा रेक्टा। ठीक है, हाँ तो ये वासा रेक्टा है। ठीक है, उसके बाद जो है अगर आप देखें तो फिर ये वीनस सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। ये वेन्यूल्स हैं, ये ब्लड को कलेक्ट करेंगे और ये कलेक्ट करने के बाद फिर ये वेन होगी, ये मल्टीपल ब्रांचेस होंगी और उसके बाद फाइनली ये एंटर हो जाएगा मेन बहुत बड़ी ब्रांच के अंदर, जिसे हम कहते हैं यहाँ से रीनल वेन निकलेगी और रीनल वेन ड्रेन करेगी किसके अंदर, वीना केवा के अंदर, और ये फिर हार्ट की तरफ लेकर जाएगा ब्लड। ठीक है, ये हो गया, बहुत कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, पेरिटिबुलर कैपिलरीज रीनल वेन में देती हैं, रीनल वेन जो है फिर ये इंफीरियर वीना केवा में लेकर जाती है। अच्छा, फंक्शंस की अगर हम बात करें तो दो डुअल फंक्शन होते हैं, ऑस्मोरेगुलेटरी और एक्सक्रीटरी दोनों फंक्शंस होते हैं। एक्सक्रीटरी फंक्शन क्या है इसका, फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड, ठीक है, उससे नाइट्रोजनस वेस्ट कलेक्ट करना और उसको रिमूव करना। ऑस्मोरेगुलेटरी क्या है, बॉडी के अंदर वाटर एंड सॉल्यूट के बैलेंस को मेंटेन करना। अच्छा, ईफ्रन आर्टेरियोल जो होता है ये एफरंट है, ठीक है, उसके बाद ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है, उसके बाद ये ईफ्रंट है। ठीक है, वैसे तो अभी आपको नजर आ रहा है सेम डायमीटर बनाए, बट एक्चुअली ईफ्रन आर्टेरियोल का डायमीटर कम होता है। तो ये अगर एफरंट है, ठीक है, और ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है, तो ये ईफ्रंट है, ये ईफ्रंट है। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होता है, एफरंट में इतना ज़्यादा ब्लड जब आता है ना, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर, देखिए जितना ब्लड आ रहा है उतना ब्लड आगे नहीं जा पा रहा है क्योंकि आगे का डायमीटर कम है, तो यहाँ पे इतना ज़्यादा ब्लड जो है ना ये बहुत ज़्यादा प्रेशर जनरेट करता है, जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन होती है। ये जो फिल्ट्रेशन होगी ये ग्लोमेरुलस के ज़रिए, ये इसी प्रेशर की वजह से होती है, और इस प्रेशर के अंदर जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है वो एफरन आर्टेरियोल का लार्ज डायमीटर है। ओके, यूरिन फॉर्मेशन की अगर हम बात करें वही 3 स्टेप हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रीशन। ठीक है, फिल्ट्रेशन प्रेशर फिल्ट्रेशन कहला रही है क्योंकि प्रेशर रिक्वायर्ड होता है। ये प्रेशर कौन सा है, ये ब्लड के अंदर एक प्रेशर होता है जिसे हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं, ब्लड के फ्लो की वजह से एक प्रेशर है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और ये क्यों है, बिकॉज एफरन आर्टेरियोल का जो डायमीटर है वो एफरन के मुकाबले में तकरीबन हाफ है, तो ज़्यादा ब्लड आ रहा है और कम ब्लड जा रहा है, तो ये ब्लड यहाँ पर एक्यूमुलेट हो रहा है जो कि प्रेशर अप्लाई करता है, जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो है फिल्ट्रेशन की जो वो बनी हुई है, मेम्ब्रेन बनी हुई है, उसको क्रॉस करके चले जाते हैं बॉमन्स स्पेस के अंदर। तो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज जो है इनका बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर होता है, किसी भी बॉडी की कैपिलरी के अंदर इतना ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर नहीं होता जितना ग्लोमेरुलस के अंदर होता है। तो इस प्रेशर की वजह से वाटर और स्मॉल सॉल्यूट पार्टिकल्स फिल्टर होकर चले जाते हैं। लार्ज मॉलिक्यूल्स जो हैं जैसे कि प्रोटीन्स है ब्लड के अंदर, या रेड ब्लड सेल्स हैं या प्लेटलेट्स हैं, ये नहीं जा पाते, इन्हें जाना भी नहीं चाहिए। तो जो चला जाता है वो सब कहलाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, और इसकी जो कंपोजिशन होती है वो प्लाज्मा से मिलती जुलती होती है। ठीक है, अच्छा, दो तरह के नेफ्रॉन्स आपको पता है, कॉर्टिकल और जक्स्ट्रामेडुलरी होते हैं। कॉर्टिकल छोटे वाले नेफ्रॉन्स होते हैं, तो हमारे पास 70 to 80% कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स है। जब वाटर की अवेलेबिलिटी नॉर्मल होती है हमारे पास, तो ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स डाइल्यूट यूरिन बनाते हैं। नाउ जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन्स जो हैं ये रेयर हैं, कम होते हैं, 20 to 30% होते हैं। जब बॉडी के अंदर वाटर की कमी होती है तो ये वाटर रिटेंशन के काम आते हैं। इस डायग्राम के ऊपर अभी बाद में आते हैं हम ज़रा। दूसरा जो स्टेप है वो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं उन्हें सेलेक्टिवली पिक करके रीअब्जॉर्ब किया जाता है। कौन कौन से, उसमें ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, वाइटामिन है, इनऑर्गेनिक आयंस है। इसके बाद ट्यूबुलर सिक्रीशन है। ट्यूबुलर सिक्रीशन के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं, कुछ सब्सटेंसेस जो हैं उन्हें पकड़ के डाला जाता है। उसमें अमोनियम है जो कि NH4 है, ठीक है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आयंस है। ये ट्यूबुलर एपिथेलियम जो है ये सिक्रीट करती हैं। लूप ऑफ हेनली जो है इसके अंदर भी सिक्रीशंस होती हैं। क्यों किया जाता है, ताकि यूरिन की जो पीएच है उसे मेंटेन किया जा सके और बॉडी की पीएच को भी मेंटेन किया जा सके। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप हाइड्रोजन जो है वो सिक्रीट कर रहे हैं, यूरिन के अंदर डाल रहे हैं, और अगर आप ना डाल पाएँ तो ये हाइड्रोजन जो है ये बॉडी के अंदर रह जाएगा। जब ये बॉडी के अंदर रह जाएगा तो ये ब्लड की पीएच को कम करवाएगा। कम करवाने का मतलब है एसिडिक करवा देगा। ठीक है, तो दोनों पीएच मेंटेन करने के काम आ रहे हैं, ब्लड की पीएच भी और यूरिन की पीएच भी। यूरिन की पीएच मेंटेन करना इससे ज़रूरी है क्योंकि अगर यूरिन की पीएच मेंटेन ना हो तो होता यह है कि कुछ सब्सटेंसेस जो है ना वो मिलने लगते हैं, वो मिलकर जो है वो स्टोन्स बनाने लगते हैं, तो स्टोन फॉर्मेशन होने लगती है। सिमिलरली इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं अगर यूरिन की पीएच जो है वो मेंटेन ना हो। तो नॉर्मल यूरिन की पीएच की रेंज होती है, सिन बोर्ड के अंदर 5 लिखी हुई है, तो ये 5 एवरेज करके लिख दिया उन्होंने, बट एक रेंज होती है 4.8 से लेकर 7.5 जो है, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। मैकेनिज्म की अगर हम बात करें यूरिन कॉन्सेंट्रेशन किस तरह से होती है, तो हमारे पास
वाटर की रीअब्जॉर्प्शन तो खैर पूरे नेफ्रॉन के अंदर होती है, बट ज़्यादातर हम जो देखते हैं मेडुला के अंदर जो पीस जाता है दैट इज़ कॉल्ड लूप ऑफ हेनले। तो फॉर्मेशन ऑफ हाइपरटोनिक यूरिन जो होता है वो डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर, लूप ऑफ हेनले की और कलेक्टिंग डक्ट। ये दोनों वो पार्ट्स हैं जो कि मेडुला के अंदर जा रहे हैं। लूप ऑफ हेनले भी मेडुला के अंदर जा रहा है और कलेक्टिंग डक्ट जो है वो मेडुला के अंदर जा रही है। तो ये दो पार्ट्स जो हैं ये बेसिकली हाइपरटोनिक यूरिन जो है उसको बनाने में अपना मेजर रोल जो है वो प्ले कर रहे होते हैं। काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म क्या होता है ये पूरा मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं कि किस तरह से जो है ये ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा होता है। ब्लड ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है वासा रेक्टा के अंदर, और जो फिल्ट्रेट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है एज़ कम्पेयर टू द ब्लड। तो इससे मोर एंड मोर जो है वो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है। ये दो हार्मोन्स है जो वर्क करते हैं किडनी के ऊपर, एक एल्डोस्टेरोन है, एक एंटी डायरेटिक हार्मोन है, एक और हार्मोन है जो नहीं दिया हुआ यहाँ पे वो पैराथायराइड हार्मोन है। अच्छा, अब किडनी के दो फंक्शन तो आपने देख लिया, एक्सक्रीटरी और रेगुलेटरी। एक और फंक्शन जो कि सिन बोर्ड में नहीं दिया वो है कि किडनी जो है एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है जिसका नाम है एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन जो है ये ब्लड सेल जो है उनकी प्रोडक्शन करवाता है। ये EPO जो है ये एरिथ्रोपोइटिन को कहते हैं, ये रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन के अंदर काम करता है। दूसरा, किडनी जो है ये एक एंजाइम सीक्रेट करती है जिसका नाम है रेनिन। रेनिन का पूरा मैकेनिज्म चैप्टर नंबर 3 के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया है। रेनिन जो है ना ये आपका ब्लड प्रेशर रेगुलेट करने में और ब्लड का वॉल्यूम जो है वो मेंटेन करने में जो है वो हेल्प करता है। ठीक है, ये पूरा वही है जो कि आपका रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम है, ये चैप्टर नंबर 3 के अंदर, जहाँ पे आपका वो है एड्रिनल ग्लैंड, उसके अंदर मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया। अब आ जाते हैं इस डायग्राम के ऊपर। तो इस डायग्राम के अंदर क्या दिया हुआ है भाई, तो इस डायग्राम में बहुत वेगली समराइज़ किया हुआ है कि कहाँ पर क्या काम होता है। तो ये हमारे पास जो है वो इनिशियली ग्लोमेरुलस है, इसमें एक एफरन आर्टेरियल है जो जा रहा है, एक एफरन आर्टेरियल है जो वापस आ रहा है। ये बोमेस कैप्सूल की स्पेस है जिसे कैप्सुलर स्पेस कहा गया है, ये बोमेस कैप्सूल मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो रीनल कॉर्पसल जो है ये शुरू का पार्ट है, इसका काम होता है प्रोडक्शन ऑफ फिल्ट्रेट, यानी यहाँ पे ब्लड आता है और इसमें से कुछ चीज़ें क्रॉस करके चली जाती हैं जिससे फिल्ट्रेट का नाम रहता है। अच्छा, उसके बाद अच्छा यहाँ पे कुछ ये एरोज़ भी हैं जो कि हेल्प करेंगे। ये वाटर है, ब्लू कलर का जो एरो है दिस इज सॉल्यूट, जो ग्रीन है वो फिल्ट्रेट है, और ये जो डार्क ब्लू है ये वेरिएबल रीअब्जॉर्प्शन या सिक्रेशन है। तो यहाँ पे मुझे ग्रीन कलर का एरो नज़र आ रहा है, ये फिल्ट्रेट है, यहाँ से फिल्ट्रेट आगे मूव करेगा। अच्छा, उसके बाद पहला पार्ट जो है हमारे पास वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये जो मुड़ा हुआ पार्ट है, इसमें यहाँ से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती हुई दिखा रहे हैं, और दूसरे यहाँ से सॉल्यूट की रीअब्जॉर्प्शन है। तो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है, आयंस है और ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है जो यहाँ से निकल रहे हैं। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास लूप ऑफ हेनले आता है। लूप ऑफ हेनले के दो पार्ट हैं, एक डिसेंडिंग लिम है और एक असेंडिंग लिम है। डिसेंडिंग लिम से निकलता हुआ दिखा रहे हैं वाटर, क्योंकि ये परमिएबल टू वाटर होता है बट इम्परमिएबल टू सॉल्यूट होता है, और असेंडिंग लिम से निकलते हुए दिखा रहे हैं सॉल्यूट। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास आ गया नेक्स्ट पार्ट दैट इज़ कॉल्ड द डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसमें से सॉल्यूट भी निकल रहे हैं और इसमें से वेरिएबल जो है वो रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन हो रही है। वेरिएबल मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉन्सेंट्रेशन वो रीअब्जॉर्ब हो सकती हैं और कुछ चीज़ें सीक्रेट होती हैं यहाँ पे। तो सिक्रेशन ऑफ आयंस है, एसिड्स है, ड्रग्स है, टॉक्सिन्स है, डिपेंडिंग ऑन देयर प्रेजेंस इन द ब्लड, तो वो यहाँ पे रीअब्जॉर्ब या फिर सीक्रेट होंगी। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो है कलेक्टिंग डक्ट। इसमें से सॉल्यूट की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, वेरिएबल जो है वो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ये एक पैपिलरी डक्ट के नाम से दिया हुआ है, ये लोअर पार्ट है इसका। ये कैलेक्स जो है ये आपके कहाँ गए डायग्राम, हाँ, ये हमारे पास पिरामिड है। तो ये जो ड्रेन करता है ब्लड कह रहा हूँ, यूरिन जो ड्रेन करता है वो ये छोटे छोटी नालियाँ जो नज़र आ रही हैं दिस इज़ कॉल्ड कैलेसिस। ये माइनर कैलेसिस है और फिर ये मिलकर बड़ी जो नालियाँ बना रही हैं मेजर कैलेसिस कहलाती हैं। ठीक है, तो ये कैलेसिस के अंदर ड्रेन हो रही है, तो ये यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। दैट्स इट। मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है फेडरल के अंदर और सिंध बोर्ड की बुक के अंदर, बल्कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सिंध में बहुत ज़्यादा डिटेल में दी हुई हैं और यहाँ पर मिसिंग है।